हेलो फ्रेंड्स, एक्टिव डायरेक्टरी के इस सीरीज में हम आज जानेंगे एडी के इवोल्यूशन के बारे में। एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका पर्पस क्या है, ये एक्टिव डायरेक्टरी इसका नाम कैसे पड़ा, फ्रॉम वेयर इट इज स्टार्टेड, और इसका इवोल्यूशन भी हम लोग देखेंगे। डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल की शुरुआत होती है 1988 से। आईटीयू और आईएसओ ने 1.500 डायरेक्टरी सिस्टम की शुरुआत की थी। X.500 के कॉम्प्लेक्स फीचर के कारण इसे एंटरप्राइज लेवल पे कभी यूज नहीं किया गया। 1993 में X.500 का लाइट वेट वर्जन डेवलप किया और इसका नाम रखा LDAP वर्जन 1। इसका यूज LDAP सर्वर के गेटवे के रूप में किया गया और X.500 के इंटरफेस के ट्रांसलेटर के रूप में यूज किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के टीम ने LDAP के इसी वर्जन को LDAP बेस्ड डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल को डेवलप किया। 1995 में LDAP के इस वर्जन को वर्जन 2 में रिलीज किया गया, लेकिन कम फीचर के कारण इसे फर्दर डेवलप किया गया और 1997 में वर्जन 3 रिलीज किया गया। वर्जन 3 बहुत सारे फीचर के साथ आया, जिसका यूज इंडस्ट्री लेवल पे शुरू हो गया। इनमें मेन थे नोवेल, नेटस्केप, सन, IBM एंड ओपन LDAP। LDAP वर्जन 3 के हायरार्किकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह थे: रूट, कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन, देन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, देन यूजर ग्रुप, etc। इस टाइम माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज NT वर्जन चल रहा था। डोमेन का कॉन्सेप्ट विंडोज NT में फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। ये एक फ्लैट डोमेन था। इसमें एक PDC एज ए मेन DC काम करता था और बैकअप डोमेन कंट्रोलर के लिए एज ए BDC का यूज कर सकते थे, लेकिन ये BDC रीड ओनली थे। Users and groups are stored in central repository. Maximum object limitation था 40,000 and replication was very poor. To overcome all these limitations, Microsoft ने OpenLDAP वर्जन 3 को डेवलप किया और Windows 2000 में एक्टिव डायरेक्टरी के नाम से इसे इंट्रोड्यूस किया। OpenLDAP के कंपेयर में इसमें हायरार्किकल यानी कि पेरेंट चाइल्ड डोमेन का कॉन्सेप्ट लाया गया, स्कीमा को मॉडिफाई किया, ग्लोबल कैटलॉग को इंट्रोड्यूस किया, रेप्लिकेशन सर्विस को इम्प्रूव किया। इसके साथ साथ आइडेंटिटी एंड एक्सेस कंट्रोल में सिक्योरिटी भी लगाया गया। एक्टिव डायरेक्टरी को समझने के लिए इसका स्ट्रक्चर या स्कीमा को समझना होगा। इसके लिए हमें पहले स्कीमा के DLL को रजिस्टर करना होगा। इसके लिए admin कमांड पे जाइए और इस पे हम एक कमांड रन करेंगे, res-svr32.exe schmmgmt.dll। इसके बाद हम स्कीमा मैनेजमेंट कंसोल को ओपन कर सकते हैं। क्लासेस और एट्रीब्यूट्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं टेलीफोन डायरेक्टरी का। टेलीफोन डायरेक्टरी आप लोगों ने देखा ही होगा, नाम होते हैं और उनके फ़ोन नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर आपको मैं बोलूं कि एक केक शॉप का मुझे फ़ोन नंबर निकाल के दो, हमारे एरिया के जितने भी केक शॉप हैं उनका फ़ोन नंबर निकाल के दो, क्या आप ढूंढ पाएंगे? इसको ढूंढ पाना काफी मुश्किल होगा, इसलिए कि केक शॉप का नाम में केक होना चाहिए। अगर नहीं है तो बहुत मुश्किल है ढूंढना। कि टेलीफोन डायरेक्टरी है, इन ये एक बिजनेस डायरेक्टरी हो जाता है, तो क्यों ना टेलीफोन डायरेक्टरी में एक कैटेगरी का बनाते हैं। एक कैटेगरी बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं शॉप कैटेगरी। ठीक है, इस शॉप कैटेगरी में फर्दर और कैटेगरी बनाते हैं दूसरे शॉप की। जैसे मैंने बोला केक शॉप की, एक कैटेगरी बनाए केक शॉप की, एक मे बी मेडिसिन मेडिसिन के शॉप का, एक कुछ और आपकी ग्रोसरी आइटम का। ये एक कैटेगरी बनाते चले गए। लेकिन एक कैटेगरी जब बनाते हैं और इसमें जब डेटा एंट्री करेंगे, जैसे नेम नेम डालते हैं, लोकेशन डालते हैं, फोन नंबर और मेन्यू और आइटम, वेदर एग है और एग लेस है, ये सारे आइटम जो हो गए हैं ये इनकी डिटेल्स होंगी केक शॉप में। तो हम लोगों ने क्या बना दिया, एक कैटेगरी बनाया, उसका नाम रखा केक शॉप कैटेगरी। उसमें नाम और फोन नंबर डिटेल्स, लोकेशन, आइटम, प्राइसेस, बहुत सारे लगे। तो डायरेक्टरी सर्विसेज के लैंग्वेज में इस कैटेगरी को बोलते हैं क्लास, और इनके जितने भी ये सारे इंफॉर्मेशन है इनको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। यानी आप कह सकते हैं एक क्लास के इतने सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं, उनके रिलेशन भी हो सकते हैं।
नेक्स्ट टाइम जब टेलीफोन डायरेक्टरी में एक नए केक शॉप का इंफॉर्मेशन डालते हैं तो हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी। इन इसलिए कि इनके एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी डिफाइंड एट्रीब्यूट्स हैं। जब इंफॉर्मेशन डालना है तो केक शॉप का नाम डालो और उनके सारे एट्रीब्यूट्स का डाल दो। तो ये हो गए क्लासेस एंड एट्रीब्यूट्स। इसी तरह एक्टिव डायरेक्टरी में क्लासेस और एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे यूजर क्लास होते हैं, इनके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। यूजर नेम, लॉग ऑन नेम, टाइम, लॉगिन टाइम, ग्रुप मेंबरशिप वगैरह वगैरह, बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं स्कीमा में। इतनी तरह के मल्टीपल तरह के क्लासेस हैं। हर एक काम के लिए, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक अलग अलग क्लासेस होते हैं और इनके एट्रीब्यूट्स बहुत सारे हैं। अब आपके पास क्वेश्चन होगा कि इनका रिलेशनशिप कैसे है, कैसे मैं जानूंगा कि ये एट्रीब्यूट किस क्लास का है। इसको जानने के लिए हम एक यूजर क्लास को देखते हैं। ये आ गया है यूजर। अभी यूजर की क्लास को देखिए, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन, कॉमन नेम। ये देखिए x.500 OID। अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और कुछ नंबर है, ये एक्चुअली है क्या, इसको हम देखते हैं। क्लास टाइप स्ट्रक्चरल, कैटेगरी पर्सन। यहाँ एक सेकेंड टैब है, उसको बोलते हैं रिलेशनशिप। ऑक्सिलरी क्लासेस मतलब उसके नीचे के और भी क्लासेस हैं, यानी इंटर क्लास भी रिलेशनशिप है क्या। अच्छा, ऐसा भी होता है। ऐसा क्यों होता है, चलिए इसको पहले समझते हैं। सेम एग्जांपल लेते हैं केक शॉप का। जैसे हम लोगों ने एक एट्रीब्यूट डाला था जिसका नाम था मेन्यू। जब आप मेन्यू बनाते हैं तो आप सोचिए किसी केक शॉप का मेन्यू कैसा होता होगा। बहुत सारे केक के कैटेगरी के नाम होते होंगे। केक वन, केक टू, स्वीट केक, रेड केक, ब्राउन केक, ब्लू केक, विथ वाइन के साथ भी केक आते हैं। तो आपको पसंद है तो यूज कर सकते हैं। तो इस तरह केक आप बहुत सारे मेन्यू आइटम हैं। अब देखिए इस मेन्यू आइटम को अगर बढ़ाते चले जाएंगे कितना बड़ा डिटेल्स हो जाएगा। होटल के शॉप का हम लोग इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। होटल, इसमें भी एक आइटम होगा मेन्यू। इसमें भी बहुत सारे आइटम होंगे, वेज, नॉन वेज, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन वगैरह वगैरह, पराठे, है ना। तो इनको डिसीजन लिया जाएगा क्यों ना इस मेन्यू नाम का एक क्लास बना दें और इस क्लास को कनेक्ट कर दें शॉप, केक शॉप के क्लास से, देन होटल के क्लास से। जो हमें इंफॉर्मेशन एंट्री करने का होगा तो जो इंफॉर्मेशन चाहिए तो एक्टिव करके उसमें इंफॉर्मेशन एंट्री कर लेंगे। चलिए यहाँ पे आते हैं, ये रिलेशनशिप का। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टैब है वो है एट्रीब्यूट्स। ये एट्रीब्यूट्स में क्या है, कुछ मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स हैं और कुछ ऑप्शनल है। लाइक अकाउंट एक्सपायर्स, ऑडियो, ऑडियो भी है, गुड। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एम्प्लॉय नेम, गिवन नेम, एम्प्लॉय टाइप, फोन नंबर, ग्रुप मेंबरशिप है, ग्रुप प्रायोरिटी है, मेंबरशिप है, मेल है। इट्स नॉट ईमेल, इट्स मेल। तो ये है मेल। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम लोगों ने मेल का देखा एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ऐसा ही हम लोग चलते हैं ग्रुप का, देखते हैं। ग्रुप के भी क्लासेस हैं, यानी कि जब भी आप ग्रुप बनाएंगे तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज आएंगी, उनके क्या क्या एट्रीब्यूट्स आएंगे, वो इनमें आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एट्रीब्यूट्स पे आइए, इसमें ग्रुप टाइप, मैंडेटरी इज ग्रुप टाइप। यानी कि जब भी आप ग्रुप बनाएंगे तो आपके पास एक इंफॉर्मेशन आएगा कि किस कौन से ग्रुप बना रहे हैं, सिक्योरिटी ग्रुप बना रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप बना रहे हैं। तो यानी ये जो एट्रीब्यूट है वो मैंडेटरी है। उसके बाद ऑप्शनल में ये है, इसमें भी देखिए मेल है। यानी कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो दो क्लासेस में, यूजर में भी हैं, ग्रुप्स में भी हैं, या कुछ और क्लासेस में भी होंगे। तो इनका इस तरह का रिलेशनशिप इसमें एट्रीब्यूट और क्लासेस के बीच में। चलिए अब देखते हैं एक नज़र एट्रीब्यूट्स की तरफ। यहाँ पे देखते हैं इसमें नेम है, सिंटेक्स है, स्टेटस है एंड डिस्क्रिप्शन। स्टेटस इज एक्टिव, दैट मीन्स ये जो एट्रीब्यूट्स है ये एक्टिव है, ये काम करेगा। देखते हैं मेल, मेल, सी द इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन, कॉमन नेम, x.500 OID, syntax, minimum, minimum is to 0. What is maximum? Email address can be maximum 256 characters, right? एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें हम देखते हैं यूजर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में ही देखते हैं। इसमें कहीं एट्रीब्यूट्स होता है क्या, एट्रीब्यूट का इंफॉर्मेशन होता है इसके।
हाँ होता है, लेकिन आपको यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है। अच्छा एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। आप देखेंगे, और अभी हम लोग खोलते हैं स्कीमा। स्कीमा में यूजर क्लास में जाते हैं, यूजर क्लास, ये देखिए एट्रीब्यूट्स। इसमें कुछ तो मैच खाता हुआ आपको मिलेगा, कहीं जो मिल जाएगा किसी सेम नेम से या डिफरेंट नेम से मिलेगा। फॉर एग्जांपल अकाउंट एक्सपायर्स, आप यहाँ जाएंगे अकाउंट में, यहाँ पे है देखिए इन्फॉर्मेशन अकाउंट एक्सपायर्स, डिस्प्ले नेम, यूजर लॉगिन, इसमें कौन सा है डिस्प्ले नेम, अगर ये जानने के लिए जरूरत है तो डिस्प्ले नेम का जो एट्रीब्यूट्स है उसमें जाइए कि उसमें क्या है। चलिए हम लोग एक नजर देख ही लेते हैं एट्रीब्यूट्स में, डिस्प्ले नेम में। डिस्प्ले नेम इज डिस्प्ले नेम, राइट। समवेयर कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं लिखा हुआ होगा डिस्प्ले नेम के बारे में, या जनरल में डिस्प्ले डिस्प्ले नेम, ये है देखिए यहाँ पे है डिस्प्ले नेम। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पे व्यू में जाते हैं, व्यू में जाने के बाद इसको एडवांस फीचर ऑन करते हैं। उसके बाद यूजर्स में जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर को फिर से ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई, ज़्यादा टैब आ गए इसके बारे में। एट्रीब्यूट एडिटर सी, यहाँ देख सकते हैं एट्रीब्यूट एडिटर में कौन से एट्रीब्यूट हैं, सेट है या नॉट सेट नहीं है, एडमिन काउंट, डिस्प्ले नेम कहीं पे था, डिस्प्ले नेम नॉट सेट, तो डिस्प्ले नेम सेट नहीं है, डिस्प्ले नेम कर देते हैं इट इज सेट नाउ फॉर एग्जांपल। एंड सी एट्रीब्यूट एडिटर में आता है डिस्प्ले नेम नॉट सेट, ओके। इसको रिफ्रेश करिए एंड देन एडमिनिस्ट्रेटर्स अकाउंट एट्रीब्यूट एडिटर डिस्प्ले नेम नाउ इट इज सेट। जैसे यहाँ पे हम लोग बनाते हैं ग्रुप न्यू ग्रुप बनाते हैं। जब आप न्यू ग्रुप बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, दिस इज मैंडेटरी। आपको याद है ग्रुप के जो एट्रीब्यूट्स हम लोगों ने देखे थे, ग्रुप क्लासेस देखे थे, ग्रुप के देखे थे, इसमें एट्रीब्यूट्स में ग्रुप टाइप मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप टाइप, ग्रुप स्कोप, ग्रुप टाइप इज मैंडेटरी एट्रीब्यूट। हम लोग क्लासेस और एट्रीब्यूट्स को थोड़ा डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कितने तरह के क्लासेस होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, ऑक्सिलियरी, स्ट्रक्चरल, और एक है टाइप 88। इन सारे क्लासेस के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं स्ट्रक्चरल के बारे में, जिसको समझना थोड़ा इजी है। इसमें होता ये है, स्ट्रक्चरल क्लासेस में ये वो क्लासेस होते हैं जिनको यूज करके डायरेक्टली एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यूजर बनाते हैं, कंप्यूटर बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ये सारे जो एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं, इनके सारे इंफॉर्मेशन कहाँ से आते हैं, स्ट्रक्चरल क्लासेस से। दूसरे जो क्लास होते हैं एब्स्ट्रैक्ट, जो हमें जानना बहुत जरूरी है, ये क्लासेस नहीं है, इनको यूज करके आप एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। ये टेम्पलेट हैं क्लासेस के लिए। यानी कि अगर आपको न्यू क्लास बनाना है, नए तरह का एक क्लास बनाना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आप इसको एज ए एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को एज ए टेम्पलेट यूज करेंगे, एंड देन यू क्रिएट क्लासेस ऑफ योर चॉइस। तीसरा जो टाइप था वो ऑक्सिलियरी। ऑक्सिलियरी क्लासेस बनाए गए हैं एट्रीब्यूट्स के लिए। यानी कि इस तरह क्लासेस में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, अगर इनको इनहेरिट करना है तो ऑक्सिलरी क्लासेस का यूज हम लोग करते हैं। दूसरे क्लास जो बनाते हैं उनमें इनहेरिट करना चाहते हैं तो ऑक्सिलरी क्लासेस को यूज करके इनहेरिट कर सकते हैं। इन क्लासों को यूज करके भी आप और एडी एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट बनाना है तो सिर्फ स्ट्रक्चरल क्लास के यूज के बनाना है। जो फोर्थ था वो है टाइप 88। ये 88 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन के टाइम जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो फर्स्ट एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट कब बना था, 1988 में। उसमें बहुत सारे क्लासेस बनाए गए थे, सारे क्लासेस तो नहीं आ पाए इनहेरिट होकर के, उसको मॉडिफाई किया गया। अब माइक्रोसॉफ्ट ने स्टिल हैविंग सम क्लासेस फ्रॉम एक्स डॉट 500 से, तो इन क्लासेस को नाम दिया गया है टाइप 88 क्लासेस। चलिए एक नज़र इनके प्रॉपर्टीज पे, इनके इंफॉर्मेशन पे एक नज़र हम लोग एक बार इसको देखते हैं। टाइप 88
देखिए इनका ऑब्जेक्ट आईडी वही है पुराना। इस तरह का ऑब्जेक्ट आईडी आपको मिले किसी क्लास का ऑब्जेक्ट आईडी, तो आप ये समझिए ये कहाँ से आ रहा है, डायरेक्टली इट इज कमिंग फ्रॉम x.500। जब आप क्लिक करते हैं किसी स्ट्रक्चरल पे, फॉर एग्जाम्पल इस पे क्लिक किए, इसमें कितनी इन्फॉर्मेशन है, डिस्क्रिप्शन, कॉमन नेम, x.500 वगैरह वगैरह, रिलेशनशिप, एट्रीब्यूट्स। तो ये ही इतना ही इंफॉर्मेशन नहीं होता है, एक क्लास के बहुत सारे अलग इंफॉर्मेशन होते हैं, 45 काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। उन सारे इंफॉर्मेशंस के, क्लास के उन सारे इंफॉर्मेशन को, वेरिएबल्स को और एट्रीब्यूट्स को देखने के लिए हम पावर शेल का यूज कर सकते हैं। पावर शेल का यूज करके क्लासेस के सारे प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे हमें बहुत कम देखने को मिल रहा है। पावर सेल में देखने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, स्कीमा के पाथ को नोट करेंगे। आप क्या करिए, डायरेक्ट इसको यहाँ लिखिए, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी एंड देन एंटर। स्कीमा पाथ के बाद हम स्कीमा पूरे ऑब्जेक्ट, स्कीमा के एक एक ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ ले सकते हैं, जैसे गेट एडीआई ऑब्जेक्ट फिल्टर स्कीमा सर्च बेस इज स्कीमा पाथ। स्कीमा पाथ में सारे स्कीमा को सर्च करेगा एंड प्रॉपर्टीज इज ऑल। यहाँ से पूरा इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम लोग इस पे डालते हैं कंट्रोल वी। उसके बाद देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे जाइए $SCHM एंटर। बहुत सारे इंफॉर्मेशन आ जाते हैं। कितनी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, इट इंक्लूड्स क्लासेस एंड एट्रीब्यूट्स। तो इसको कंट्रोल सी करिए, और कंट्रोल सी करने के बाद आप इसमें काउंट देख सकते हैं, 1770 हर तरह के होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके एक एक ऑब्जेक्ट्स को, एक स्कीमा ऑब्जेक्ट को और क्लास ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जीरो करिए और यहाँ देखिए क्या इंफॉर्मेशन आ रहे हैं। जीरो मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट, कैनोनिकल नेम क्या है, CN, ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं था ना वहाँ प्रॉपर्टीज में, कब क्रिएट हुए, क्रिएट स्टैम्प क्या है, डिलीटेड यस और नॉट। आप देखिए इसमें और भी ऑब्जेक्ट कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी में आता है आप देख सकते हैं। जैसे आप कभी सर्च करते हैं तो DC इक्वल टू कॉम, DC एविंस ऑफिस कॉन्फ़िगरेशन स्कीमा, है ना। तो इसको देखने के लिए हम लोग रैंडमली उठाते हैं 10 नंबर। 10 नंबर को उठाइए और इसमें देखिए क्या है, ये क्या है, दिस इज एट्रीब्यूट स्कीमा। ये आप तो देख रहे हैं ना ऑब्जेक्ट क्लास, ये किस तरह का है, दिस इज एट्रीब्यूट्स। तो अगर आप ढूंढना चाहेंगे यहाँ पे, तो कहाँ पे जाएंगे, एट्रीब्यूट्स, नेम, MSTS ब्रोकन कनेक्शन, LDAP डिस्प्ले नेम। देखिए LDAP डिस्प्ले नेम क्या है, यानी लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल में इनका नाम है MSTS ब्रोकन कनेक्शन। तो इस नाम से सर्च करने की कोशिश करते हैं, MSTS ब्रोकन कनेक्शन। देखिए यहाँ मिल गया ब्रोकन कनेक्शन। तो इसमें कितने इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, बहुत ही कम यहाँ पर है, लेकिन यही इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा, जो कि स्कीमा के प्रॉपर्टीज में नहीं दिखा पाता है वहाँ पे। तो एट्रीब्यूट्स के लिए एक्टिव डायरेक्टरी में नाम रखा गया, उनका नाम होता है स्कीम, एट्रीब्यूट स्कीमा, और इसी तरह होता है क्लासेस स्कीमा। एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लीजिए एंड देन वेयर ऑब्जेक्ट क्लास लाइक क्लास स्कीमा, और इसे एक वेरिएबल में लेते हैं। इस वेरिएबल का नाम रखते हैं क्लासेस इक्वल टू ये। अब देखिए डॉलर क्लासेस, एक ही फर्स्ट लेते हैं कोई एक। देखिए इसमें मुझे क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट क्लास इक्वल टू क्लास स्कीमा, यानी कि ये क्लासेस है, दिस इज नॉट एट्रीब्यूट्स। इसमें जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे गवर्नेंस आईडी, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था ऑब्जेक्ट आईडी, ये है गवर्नेंस आईडी, LDAP डिस्प्ले नेम, कैटेगरी, रजिस्ट्रेशन। तो क्लासेस में जाइए, कैटेगरी रजिस्ट्रेशन मिल गया। यहाँ देखिए 1574। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता रहा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं। यहाँ पे देखिए कि एक इन्फॉर्मेशन है सब क्लास ऑफ, किस टेम्पलेट से बनाया गया है,
लीफ। चलिए हम लोग देखते हैं ऐसा है क्या। यहाँ से तो ये मालूम नहीं चलता है। क्या लीफ क्लासेस जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं? यस। देखिए लीफ क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं। इसका पूरा डिटेल्स मैंने ये स्क्रिप्ट से निकाल करके CSV फॉर्मेट में लेके रखा है। ये आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे मैंने बना के रखा है अलग अलग एक्सेल शीट में एट्रीब्यूट स्कीमा, क्लास स्कीमा। तो लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है गवर्नेंस आईडी, ये कैसा होता है। इसको कॉपी करते हैं और हम लोग आते हैं वन नोट में। गवर्नेंस आईडी में दो तरह के इंफॉर्मेशन होते हैं। पहला जो इंफॉर्मेशन होता है वो लास्ट का इंफॉर्मेशन। ये दिस इज द आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ कैटेगरी रजिस्ट्रेशन। इस नंबर से पहचानता है एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा कि 74 का मतलब कैटेगरी रजिस्ट्रेशन। इसमें जो पहले का 3 नंबर है ये कंट्री कोड है यूएस का। यानी कि इस नंबर में आपको पूरा इस नंबर में कंट्री कोड भी होता है। ये नंबर दिया जाता है, कंट्री कोड का नंबर दिया जाता है IANA से। आप इसकी वेबसाइट पे जाइए, गूगल का आप करिए, आपको समझ में आ जाएगा IANA क्या होता है। डोमेन का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो जब भी कोई कंपनी डायरेक्टरी सर्विसेज बनाती है अपना, तो उसका रजिस्ट्रेशन करती है। रजिस्ट्रेशन के बाद उनको एक नंबर मिलता है। तो ये नंबर जो आप देख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट का नंबर। तो एक्टिव डायरेक्टरी के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी स्कीमा ऑब्जेक्ट हैं जो एक्टिव डायरेक्टरी में बने हुए हैं एलडेप के बाद, उनमें आप ये नंबर देखेंगे। यहाँ तक तो नंबर फिक्स रहेगा। उसके बाद यहाँ से ब्रांच होना शुरू हो जाता है। यानी कि ये नंबर सबसे पहले टॉप का ब्रांच है, 1.2.840, ये टॉप का ब्रांच है। इसके नीचे का ब्रांच है वो है 1135556। इसके नीचे का जो ब्रांच है वो हो गया है 1, जो कि स्कीमा का होता है, स्कीमा पार्टीशन। इसके बाद होता है 2, 3, ऐसा भी आप लोग को देखने को मिलेगा स्कीमा पार्टीशन में। इसके अंदर फर्दर है, देखिए 5 है, कहीं आपको 1 देखने को मिलेगा, कहीं पे 2 या 3। हर तरह के ब्रांचेस में बनाए गए हैं, उनका एक अपना इंफॉर्मेशन होता है। 5 के नीचे आपको मिल रहा है 74। तो ये है हायरार्की। कंप्यूटर कर लेते हैं, कंप्यूटर 1.3 है। तो यानी कंप्यूटर का जो ब्रांच होगा यहाँ पे हो जाएगा ये हो गया कंप्यूटर का ब्रांच। इसके नीचे 1.3 डॉट समथिंग कुछ भी है इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल 30 है। 30 ये हो गया कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर क्लास के लिए। तो अभी तक हम लोग ने जाना क्या, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होते हैं, टाइप 88 क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल क्लासेस क्या होते हैं, ऑक्सिलियरी क्लासेस क्या होते हैं, और ये OID X.500 OID ऑब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं। यहाँ पे हम लोग ने देख लिया क्लासेस के बारे में। अब एट्रीब्यूट्स का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो बचा हुआ था, जो मैंने बताया था कि आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा मैं। एक एट्रीब्यूट्स है, उसको देखते हैं, ज़्यादा इजी, ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। यूजर प्रिंसिपल नेम, ये तो आप समझ गए ही होंगे। X.500 OID का ऑब्जेक्ट आईडी का मतलब क्या हो गया। सिंटैक्स मिनिमम मैक्सिमम। एट्रीब्यूट इज एक्टिव, सिंपली अगर ये एट्रीब्यूट एक्टिव नहीं है, आपके काम का नहीं है, तो आप इसको डीएक्टिवेट करके रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस एट्रीब्यूट को नहीं आपको अलाउ है, इसको डीएक्टिवेट आप नहीं कर सकते। बाय डिफॉल्ट दिस हैज टू बी एक्टिव। इंडेक्स दिस एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट के इंडेक्सिंग करने के बाद वैल्यू जो है वो एक स्पेशल टेबल में सॉर्टेड फॉर्म में आ जाता है, जिससे कि एट्रीब्यूट का इंडेक्सिंग सर्चिंग के परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। एम्बिगुअस नेम रिजोल्यूशन क्या है कि जब भी हम लोग कोई किसी स्ट्रिंग को, किसी यूजर नेम को सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल अविनाश डॉट सिन्हा, मैंने इस यूजर नेम को सर्च किया, तो ये कहाँ कहाँ सर्च करेगा। क्या ये डिस्प्ले नेम में सर्च करेगा, या गिवन नेम में सर्च करेगा, या यूजर प्रिंसिपल नेम में सर्च करेगा, या ईमेल एड्रेस में सर्च करेगा, कहाँ सर्च करेगा। ये सर्च करने का जो क्राइटेरिया है ये डिसाइड करता है एम्बिगुअस नेम रिजोल्यूशन। अगर हम लोगों ने इसको चेक करके रखा, तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग कुछ सर्च करेंगे तो ये सर्च इस जगह पे भी करेगा।
इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे भी करेगा जहाँ पे एम्बिगुअस नेम रिजोल्यूशन टिक किया हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है, आप इसको एनेबल करके रख सकते हैं, इसको एक्टिव करके रख सकते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम भी हो जाता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप इसको एनेबल करेंगे और मल्टीपल एट्रीब्यूट्स पे एनेबल करके रखा है हम लोगों ने, तो क्या होगा, ये सर्च इतना डिफिकल्ट, इतना हेवी हो जाएगा, इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि सर्चिंग में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। रेप्लिकेट दिस एट्रीब्यूट टू ग्लोबल कैटलॉग। ग्लोबल कैटलॉग एक कैटलॉग है जिसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन जाते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट्स के। तो कौन कौन सा इंफॉर्मेशन ग्लोबल कैटलॉग में होता है वो यहाँ से आप पता कर सकते हैं। एट्रीब्यूट इज कॉपीड व्हेन डुप्लीकेटिंग अ यूजर। अब मुझे एक यूजर बनाने का है और यूजर ऐसा बनाना है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर के सारे परमिशंस उस यूजर में आए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो जनरली आप क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे कॉपी करते हैं। एट्रीब्यूट इज कॉपीड व्हेन डुप्लीकेटिंग ए यूजर। सो क्या ये एट्रीब्यूट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यूजर प्रिंसिपल नेम, यूजर प्रिंसिपल नेम इज काइंड ऑफ यूजर नेम या यूपीएन नेम होता है avinash.sinha@avinsoffice.com, राइट। तो ये होगा, अगर इसको हम लोग कॉपी करके देंगे तो क्या होगा, जितने भी यूजर बनेंगे उन सब का सारे यूजर का यूजर प्रिंसिपल नेम सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये आप इसको एक्टिव नहीं कर सकते। इंडेक्स दिस एट्रीब्यूट फॉर कंटेनराइज्ड सर्चेस। कुछ ऐसे एलडैप के एपीआई हैं जो कि एलडैप यानी एक्टिव डायरेक्टरी में सर्च न करके एलडैप के कंटेनर में सर्च करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये एट्रीब्यूट भी एलडैप के कंटेनर, किसी कंटेनर में सर्च हो, तो आप इसको एनेबल कर सकते हैं आप सर्चिंग करने के लिए। तो चलिए हम लोग एक बार देखते हैं उस एक्सेल शीट को जो मैंने बनाया है, एक्सपोर्ट किया है, और इसमें हम ये देखते हैं बहुत सारे कॉलम्स है जी। फॉर एग्जांपल एट्रीब्यूट आईडी, ये समझ सकते होंगे, सिंटैक्स, कॉमन नेम। इम्पोर्टेंट जो है, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर देखिए, इज मेंबर ऑफ पार्शियल एट्रीब्यूट सेट। यहाँ अगर ट्रू है, ट्रू मीन्स ये एट्रीब्यूट जो है ग्लोबल कैटलॉग में पार्शियल में रहेगा। तो ये स्क्रिप्ट के थ्रू मैंने निकाला है स्कीमा से, और यहाँ पर देखिए कितने हैं जो ट्रू हैं, कुछ फॉल्स हैं। तो पहले ट्रू को देखते हैं, एक नज़र हम लोग देखते हैं इसके ऊपर। गिवन नेम, MSQM जर्नल, मेंबर, आपने देखा होगा यूज़र के प्रॉपर्टीज मेंबर है, मेंबर ऑफ है। फॉल्स में है, आप यहाँ पे फॉल्स सेट करिए, देन दीज इंफॉर्मेशंस, ये नहीं होते। DFS, अगर आप चाहते हैं ये हो तो एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा में आपको वो ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ये ब्लैंक है, ये है या नहीं है इसका कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। इनके एट्रीब्यूट्स के प्रॉपर्टीज में आप चेक करके इनको एनेबल कर सकते हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा में आज इतना ही। दिस इज अविनाश साइनिंग ऑफ फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेशन मास्टर रोल के साथ।